हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है कोर 4, जिसमें हम लोगों को अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना है। पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, हु रोट द बुक द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया जो बुक है उसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an archaeological sources of the early medieval period? यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स हैं उनके, और उसमें से आपको चुनना है कि इनमें से कौन है जो पूर्व मध्यकालीन नहीं है, अर्ली मिडिवल पीरियड के नहीं हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अशोका इंस्क्रिप्शन, फिर खलीमपुर कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाल, देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजय सेन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर जितने भी इंस्क्रिप्शन है उसमें जैसे खलीमपुर कॉपर प्लेट है वो भी अर्ली मिडिवल पीरियड का है, धर्मपाल से जुड़ा हुआ है, विजय सेन से जुड़ा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है देवपाड़ा वो भी अर्ली मिडिवल पीरियड का, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो भी अर्ली मिडिवल का है। तो आंसर हो जाएगा अशोक के अभिलेख, अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये हो जाएगा, ये अर्ली मिडिवल फेज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू प्लेस ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धना के द्वारा दो कोई भी प्ले का नाम लिखना है। जैसे 3 प्लेस का नाम हम लोग पढ़े हुए होते हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो कोई भी 2 लिख दीजिए, नागानंद या रत्नावली, प्रियदर्शिका या रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ किंग शशांक सिटुएटेड। शशांक की राजधानी कहाँ है? तो शशांक की राजधानी कर्णस्वर्ण है, कर्णस्वर्ण शशांक की राजधानी है। नेक्स्ट, नेम 1 मिनिस्टर ऑफ देवपाल। देवपाल के एक मिनिस्टर का नाम लिखना है। तो बहुत सारे मिनिस्टर है, द्रभपाणि एक उसके समय का प्रमुख मिनिस्टर था, उसका आप नाम लिख सकते हैं। द्रभपाणि भी है, उसका एक जनरल भी था जयपाल, तो आप द्रभपाणि को ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग, कहीं कहीं दंतीवर्मन भी मिलता है, दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। जी नंबर क्वेश्चन है, पल्लव डायनेस्टी का अंतिम शासक। अंतिम शासक इसका हो जाएगा अपराजित वर्मन। नेक्स्ट इस नंबर, इन विच ईयर वॉज सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया, उसे कब डिस्ट्रॉय किया गया? तो 1025 ईस्वी में। अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डी कोशाम्बी मीन बाय फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। डी कोशाम्बी ने जो पूर्व मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित हुई भारत में, उसके बारे में उसने कहा है ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद। तो फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव का मतलब क्या है? देखिए, सामंतवादी व्यवस्था के कोर में क्या था? भूमि वितरण या भूमि अनुदान। तो राजाओं ने जो भूमि ब्राह्मणों को, सैन्य अधिकारियों को, प्रशासकीय अधिकारियों को दिया, उसको कहा गया है फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव, यानी ऊपर से राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों और पर्टिकुलर अधिकारियों को दिया जा रहा है। तो ये हो गया फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव। और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो, जब ये भूमि अनुदान ब्राह्मणों, सैन्य अधिकारियों और प्रशासकीय अधिकारियों को मिला, तो उन्होंने क्या किया? फिर से इस भूमि का वितरण कर दिया अपने से नीचे के उप सामंतों को या फिर अपने से नीचे के ऑफिशियल्स को। तो ये कहलाया फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अग्रहार। अग्रहार क्या है? तो अग्रहार ये भी एक भूमि अनुदान की प्रथा है जो मुख्यतः ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। ये भी पूर्व मध्यकालीन एक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, डिफाइन नाडु। नाडु क्या है? आप नाडु से क्या समझते हैं? तो नाडु एक प्रशासनिक इकाई है, ये एक चोलकालीन प्रशासनिक इकाई है नाडु। नेक्स्ट, हु वर नोन एज पेरुंदरम एंड सिरुदनम। पेरुदरम और सिरुदनम कौन थे? तो ये चोल प्रशासन में पेरुंदरम और सिरुदमन
ये अधिकारी हुआ करते थे, मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे राजाओं के, उन्हीं मिनिस्टर्स के अंडर में थे ये, यानी मिनिस्टर्स ही थे। लेकिन जो पेरुंदरम थे वो लो रैंक के ऑफिशियल थे, ठीक है, वो निम्न पदों पर स्थापित थे। और सीरूदमन जो थे वो हायर रैंक ऑफिशियल थे, वो हायर रैंक पर यानी उच्च पदों पर आसीन थे। तो दोनों ही क्या हो गए, अधिकारी, एक निम्न पद पर और एक उच्च पद पर। नेक्स्ट, नेम 2 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द सेनाज। सेनाज के 2 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के बारे में लिखना है, तो उनकी राजधानियाँ लिख देने से ही यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सारे थे, अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय में चेंज किया है, जैसे गौड़ लखनौती में तो इनका रहा ही था, फिर से विजयपुरी है, विक्रमपुर है, नवद्वीप है। लखनौती एक्चुअल में वो लक्षणावती था या लक्ष्मणावती था, लक्ष्मण सेन ने स्टेब्लिश किया था इसको। तो आप लिख सकते हैं गौड़, विजयपुरी, विक्रमपुर, लखनौती, नवद्वीप, इसमें से कोई भी 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द अलवार्स एंड नैनार्स। अलवार और नैनार कौन है, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये संत थे। अलवार्स जो थे वो वैष्णव संत थे और नैनार जो थे वो शैव संत थे, दक्षिण भारत के। नेक्स्ट, व्हाट वाज द्रविडियन फॉर्म ऑफ आर्ट। द्रविड़ कला के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो द्रविडियन फॉर्म ऑफ आर्ट ये एक मंदिर निर्माण शैली है, मंदिर निर्माण कला की शैली है जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती थी, मंदिर जो होते हैं थे वो आयताकार होते थे और शिखर जो उनका ऊपर की ओर जाता है वो पिरामिड के आकार का होता है। आप लोग अभी भी देखिएगा, जो मंदिर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन में देखते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ वाला रीजन जो है, उत्तर भारत में हम लोग जो मंदिरों को देखते हैं वो, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो, उनके बनावट शैली जो है वो थोड़ा सा डिफर होता है। ये बेस चौड़ा होते हुए ऊपर पिरामिड के आकार की तरफ से चले जाते हैं दक्षिण के जो मंदिर हैं। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की एक कला शैली है। नेक्स्ट, व्हाई डिड गजनवीड्स अटैक द इंडियन स्टेट। गजनवी जो थे उसने बहुत बार भारत पर अटैक किया था, क्यों? तो हिस्टोरियन ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं। पहला कारण तो बताया गया है आर्थिक कारण, धन की लूट। दूसरा कारण बताया गया है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ये 2 प्रमुख कारण आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसको जस्ट हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। ब्रीफली रिव्यू द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड का लिटरेरी सोर्सेस को लिखना है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है सोर्सेज ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड, वहाँ पर आपको लिटरेरी सोर्सेज भी मेंशन किया हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज पूछा गया तो आपको सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज लिखना होगा। तो कुछ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिटेल में दे दीजिएगा, जैसे हर्ष के काल के बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज और बहुत सारे, ये डिटेल में पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर इसको प्लेलिस्ट पर चेक करके देख लें। सेकेंड सेमेस्टर ऑनर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज कन्नौज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें कन्नौज क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, या क्यों उसके लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो कन्नौज की स्थिति के बारे में आपको लिखना होगा कि कन्नौज उस वक्त उत्तर भारत का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, राजनीतिक केंद्र बन गया था, आर्थिक केंद्र बन गया था। किस तरह से उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा आपको। और पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, संघर्ष को यहाँ नहीं लिखना। संघर्ष होने के लिए कन्नौज ही क्यों जिम्मेदार था, तो कन्नौज के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ कैवर्त रिवोल्ट। कैवर्त रिवोल्ट जो वरेंद्री में हुआ था उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि उसका सामाजिक महत्व क्या है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बुद्धिज्म इन द पाल पीरियड। पाल काल में बुद्धिज्म की स्थिति क्या थी, यानी पालकालीन बौद्ध धर्म के बारे में आपको लिखना होगा कि किस प्रकार पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यहाँ पर्टिकुलर कुछ नए बौद्ध संप्रदायों का भी उदय हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में, उसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट, हाउ फार इज करेक्ट टू आर्ग्यू दैट द चोला स्टेट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड वन, मेक अ ब्रीफ असेसमेंट। चोल राज्य जो था या चोल साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से एक केंद्रीकृत शासन
वहाँ पर था कि नहीं था, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर था तो क्यों और नहीं था तो क्यों। तो वहाँ का केंद्रीय शासन लिखे, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको भी मेंशन करिएगा, केंद्रीय शासन होते हुए भी वहाँ पे स्वशासन भी था, तो उसको भी मेंशन करिए और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दीजिए। नेक्स्ट 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इल्यूसिडेट द ग्रोथ एंड फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म इन अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके गुणों को लिखना है कि किस तरह से पूर्व मध्य काल में सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर उभरी और इसकी विशेषता क्या है। क्यों इतिहासकारों ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भारत में सामंतवाद की प्रवृत्तियों की ओर इशारा किया या कहा कि सामंतवादी व्यवस्था है। जैसे कुछ इतिहासकारों ने इस मत से वैरी भी किया है, तो आपको ये दिखाना होगा कि यहाँ की सामंतवादी व्यवस्था जो थी उसकी विशेषताएं किस प्रकार कुछ हद तक यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था की विशेषताओं से भिन्न था। जैसे कि सामंतवादी व्यवस्था के कोर में क्या है, वो चूँकि एक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था है, ये धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई थी मध्यकालीन यूरोप में, लेकिन शुरुआत इसका भू अनुदान से या भूमि दान से शुरू हुआ था, भूमि के वितरण से शुरू हुआ था। तो इसके कोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो आपको प्रेजेंट मिलेंगे ही, इसलिए इतिहासकारों ने कहा है कि यहाँ पर थी सामंतवादी व्यवस्था। इवन उप सामंतवादी व्यवस्था भी यहाँ पर आ गया था, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि डी कौशाम्बी ने कहा है ऊपर से सामंतवाद और नीचे की ओर से सामंतवाद। नीचे की ओर से सामंतवाद का ही अर्थ है उप सामंतीकरण। लेकिन यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था में जैसे नाइट व्यवस्था थी वो यहाँ पर आपको अभाव मिलेगा, वो विशेषता यहाँ नहीं दिखेगी आपको। फिर मेनोर प्रणाली था वो नहीं दिखेगा। तो ये कुछ है, जैसे कृषक दास जो वहाँ थे या कृत दास जिनकी स्थिति बहुत ही वहाँ खराब थी, उस तरह की कृषक दास वाली या उतनी खराब स्थिति में कृषक दासों की स्थिति वाली एक विशेषता यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखाने की कौन सी विशेषताएं मिल रही है, यानी वो सामंतवादी व्यवस्था थी, और कौन सी विशेषताएं नहीं मिल रही है वो चीज़ें। तो भारतीय सामंतवाद की जो विशेषता है वो कुछ हद तक यूरोपीय सामंतवाद की विशेषता से भिन्न थी, वही आपको यहाँ पर लिखना है शॉर्ट में। 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्केच द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया में जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुआ है उसके बारे में लिखना है, लेकिन कहाँ का, दक्षिण भारत का। वही इसमें आ जाएगा अलवार, नैनार संत, ये सारे और भी बहुत सारे संत हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब हम लोग आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का। राइट एन ऐसे ऑन पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पल्लव आर्ट और आर्किटेक्चर पर लिखना है, स्थापत्य कला के बारे में। पल्लव कला और स्थापत्य कला, कलाओं में तो बहुत सारी कला आ जाती है, लेकिन पल्लवकालीन कला में आपको सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण या डिटेल्ड में देखने को मिलता है वो है आर्किटेक्चर, यहाँ की स्थापत्य कला, स्पेशली मंदिर निर्माण शैली। 4 प्रमुख शैली देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न शैलियों का प्रचलन हुआ और उन शैलियों को अलग अलग शासकों के नाम के आधार पर ही नाम दे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है पल्लव आर्ट, इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। जैसे इसमें मामल्ल शैली है, महेंद्र वर्मन शैली है, नरसिंह वर्मन शैली है, अपराजित शैली है, ये सारी शैलियाँ हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।